नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू बूढ़ी सास और बेटे पर करती अत्याचार। ससुर ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी चालाकी धरी रह गई। बहू रिंकी ने किचन में झांक कर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। बहू अपनी सास का नाम लेते हुए बोली, रंजना, आज खाना बनाने में बहुत देर हो गई। खाना बना या नहीं? खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में लेकर आ जा। सास ने बहू रिंकी को पलट कर देखा, कहने लगी, बन गया बेटी, बस अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से लेकर आ। यह कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। रंजना देवी जी ने एक थाली में खाना लगाया और बहू के कमरे में लेकर गई और बहू के सामने रख दिया। बहू खाना खाने लगी तो सास भी खड़ी हो गई। सास को खड़ा देख वह चिल्लाकर बोली, खाना खाने देगी या नहीं? मेरी छाती पर ही खड़ी रहेगी। जा जाकर घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा। ठीक है बहू। यह कहकर सास बहू के कमरे से बाहर आ गई और किचन का काम जल्दी जल्दी निपटाने लग जाती है। किचन का काम निपटाकर एक थाली में खाना लगाकर अपने बेटे राजीव के कमरे में लेकर जाती है। राजीव रंजना जी का छोटा बेटा है जो अपनी टांगों से चल फिर नहीं सकता, बस अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। जब व्हील चेयर पर बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है या बैठ जाता है। रंजना जी खाना राजीव को अपने हाथों से खिलाती हैं और जैसे ही खाना खाने बैठती हैं, बहू की चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ रह गई रंजना, ये बर्तन ले जा। रंजना देवी जल्दी से बहू के कमरे से बर्तन उठाकर लाती हैं तो बहू कहती है, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भी ले आ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है बहू। रंजना जी किचन में जाती हैं और बहू के लिए चाय बनाकर लाती है। बहू सास को टेढ़ी नज़र से देखती है और कहती है, अब जाकर सारे बर्तन धो दे। ठीक है बहू, कहकर रंजना जी किचन में आकर बर्तन धोने लगती हैं। बर्तन धोकर रंजना जी अपने बेटे राजीव के पास आकर बैठ जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। राजीव कहता है, मम्मी, भाभी आपसे सारे दिन कितना काम कराती हैं, आप थक जाती हो। रंजना जी राजीव से बोली, बेटा मेरे यही नसीब है तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन है जीना तो है ही। रिंकी राजीव के कमरे के बाहर ही थी और सब सुन लेती है और अंदर आकर राजीव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। राजीव और रंजना जी रोने लगते हैं। रिंकी बोली, अगर जवान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रंजना जी के पति सियाराम जी और उनका बेटा राहुल काम से आ जाते हैं। रिंकी दोनों को चुप रहने को बोलकर दौड़कर दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों को खाना बनाकर खिलाती है। अपने ससुर के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। रंजना जी सहमी सी एक तरफ बैठी रहती हैं। दोनों को खाना खिलाकर रिंकी जल्दी जल्दी सब साफ सफाई कर देती है। सियाराम जी की खुद के बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे राहुल को स्नातक की परीक्षा के बाद अपने साथ ही लगा लिया था। छोटा बेटा राजीव 20 वर्ष का था और दिव्य अंग होने के कारण अधिकतर घर पर ही रहता था। राजीव 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। सियाराम जी तो अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर स्वभाव के थे, अंदर से उतने ही नरम दिल थे। जब उनकी रंजना जी से शादी हुई थी तब उनके पास केवल एक छोटी सी बर्तन की दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने खुद की बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बहुत ऊंचा मुकाम बना लिया था। सियाराम जी बहुत दयालु व्यक्ति थे और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखते थे। रंजना जी ने भी अपने पति का हर कदम सुख दुख में साथ दिया था। सियाराम जी अपनी पत्नी से वह अत्यधिक प्रेम करती थी। रंजना जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ, छल, कपट, लालच उनमें दूर तक नहीं था। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी और राजीव पर जान निछावर करती थी। सियाराम जी अपने दोनों बेटों से भी अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु
दोनों बेटों में से छोटे बेटे राजीव को ज्यादा प्यार करती थी। सियाराम जी सुबह सवेरे घर से निकल जाते और देर रात लौटकर घर आती, इसलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू रिंकी उनकी पत्नी और बेटे पर इतना अत्याचार करती है। बड़े बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे। रिंकी अपनी सास से सारे काम कराती थी। रिंकी उन्हें उनके नाम से बुलाती थी और राजीव कुमार को भी मारती थी और तो और उन्हें धमकी भी देती रहती कि अगर इस बारे में कुछ भी सियाराम जी से बताया तो राजीव को मार डालूंगी, और राजीव को धमकी देती कि तेरी माँ को मार डालूंगी। जब रिंकी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो राजीव केवल 10 वर्ष का था और तभी से उसने राजीव के दिल में इतना डर बिठा दिया था कि वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। और रंजना जी अपने बेटे के कारण उससे बहुत डरती थी। और तो रिंकी अपने ससुर के आने पर संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती थी। सियाराम जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हुआ। अपने ससुर के आने पर एक पैर पर खड़ी रही। फिर सियाराम जी राजीव के कमरे में जाकर उसका हालचाल लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सियाराम जी पहले अपनी पत्नी की तरफ देखते और कहते, क्या हुआ रंजना, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थकी सी नजर आ रही हो। बल्कि आज ही की बात नहीं है, मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ, तुम मुझे ऐसी ही नजर आती हो। मुझे बताओ, किसी चीज की कमी है या कोई कष्ट है तुमको? तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देते हो? रंजना जी कहती हैं, नहीं जी, आपको ऐसा ही लगता रहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या आपके होते हुए मुझे कोई कष्ट हो सकता है? आप पूरे दिन में थक जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ही लगता है। रंजना जी सियाराम जी के सिर में तेल लगाना शुरू कर देती हैं और उन्हें सुला देती हैं। सियाराम जी के सोने के बाद रंजना जी अपनी अलमारी से एक डायरी निकालकर उसमें सारे दिन का वाकया लिखने शुरू कर देती हैं और कुछ समय बाद डायरी को छुपाकर उसी जगह रखकर सो जाती हैं। अगले दिन रंजना देवी जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम में लग जाती हैं। जब तक सियाराम जी सोकर नहीं उठते हैं तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहू जल्दी जल्दी काम में रखकर अपना नाटक शुरू कर देती है और सियाराम जी के जाते ही अपनी सास और देवर पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर का सारा खर्च सियाराम जी ही करते हैं। रुपया पैसा सब कुछ सियाराम जी के हाथ में ही रहता है। राहुल में वो बात नहीं जो बड़े बेटे में होनी चाहिए। वो कामचोर था, अपनी जिम्मेदारी उठाने से बचता। उसके काम में रुचि बहुत कम थी, किंतु पिताजी के भय से उनके साथ फैक्ट्री में जाकर इधर उधर नजर जमाए रखता था। उसमें पिताजी की डांट पड़ती रहती थी। इधर बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन रंजना जी से रोटी बनाने में देर हो गई तो बहू ने सास का हाथ गर्म तवे पर रखकर जला दिया। रंजना जी के मुंह से चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव भी अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर निकल आया और अपनी भाभी को कहने लगा, भाभी आज पापा को सब कुछ बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जलाया है। रिंकी चम्मच उठाकर राजीव के सिर में मार देती है। राजीव तड़पता है और रोने लगता है। रंजना देवी जी अपने बेटे के पास दौड़ी आती हैं और वो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। रिंकी उन्हें धमकी देती है और अपने कमरे में चली जाती है। दोनों माँ बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों बहुत रोते हैं। राजीव कहता है, मम्मी आप मेरे कारण इतना कष्ट मत सहो। मैं तो ना मरे लोगों में हूँ और ना जिंदों लोगों में हूँ। आप मुझे मर जाने दीजिए। आप आज पापा से सब कुछ बता दीजिएगा। वैसे भी भाभी हमें जीते जी मार ही रही है। रंजना जी अपने बेटे को गले लगाकर रोती रहती है और कहती है कि मेरे बच्चे तू क्यों अपनी जान देगा, भगवान तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। तभी सियाराम जी के आने की आवाज आती है। रिंकी दौड़ी हुई सास के कमरे में आती है
और गले पर हाथ लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और ससुर के अंदर आने से पहले ही पानी लेकर खड़ी हो जाती है और खाना वाना सब लगा देती है। रंजना देवी भी अपने आंसू साफ करके बाहर आकर बैठ जाती है। रोज की तरह राहुल और रिंकी कमरे में चले जाते हैं और सियाराम जी राजीव के कमरे में आ जाते हैं। सियाराम जी रोजाना अपने कमरे में जाने से पहले अपने बच्चों के कमरे में ज़रूर आते थे और 1 आध घंटा वहां बैठकर ही अपने कमरे में जाते थे। कमरे में आने पर सियाराम जी की नज़र रंजना जी के जले हुए हाथ पर पड़ी और फिर राजीव के सर पर पड़ती है। सियाराम जी चौंक जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं तो रंजना जी बहाना बना देती कि गलती से जल गया। मेरी चीख सुनकर राजीव आया तो वो भी गिर पड़ा। सियाराम जी सोच विचार में पड़ जाते हैं तो रंजना जी सिर पर तेल लगाकर सियाराम जी को सुला देती हैं और अपनी डायरी निकालकर उसमें आज का हाल लिखने बैठ जाती हैं। डायरी में लिखकर उसे वही रख देती है और सो जाती है। किंतु आज सियाराम जी सोए नहीं थे और ये शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के लिए आज जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही सियाराम जी उठे और अलमारी में से डायरी निकाल ली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफर। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना पढ़ते ही सियाराम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें आगे पढ़ने की उत्तेजना हुई तो जल्दी से बेड पर बैठ गई और आराम से डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी में रंजना जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे दिनों के बारे में लिखा था। रंजना जी को बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने सियाराम जी को इस बारे में बताया भी था, पर उनको इतना मालूम नहीं था कि रंजना को डायरी लिखने का कितना उत्साह था। सियाराम जी पेज पलटते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ के मुस्कुराते रहे। फिर अपना नाम, अपना जिक्र पढ़कर और अधिक खुश हुए। आज राहुल की शादी की और उसके बाद पढ़ते पढ़ते सियाराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें रंजना जी ने रिंकी के हर एक अत्याचार का उल्लेख दर्द भरे शब्दों के साथ किया हुआ था, जिसको पढ़कर सियाराम जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। आज बहू ने मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर में चम्मच से मारा। प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी सहायता कर। उस डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर सियाराम जी बेड से उठकर नीचे बैठ जाते हैं और डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोए। बहू के अत्याचारों के खंजर बहुत तेज प्रहार कर रहे थे। उनके दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। जिस पत्नी और बेटे से वे इतना प्यार करते थे, बहू उन पर अत्याचार कर रही थी। ये सोच उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था, जिसके लिए मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, उनके लिए दिन रात काम करता हूँ। वही मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी और मेरे जिगर के टुकड़े के साथ इतना नीच काम कर रहे थे। सियाराम जी रोते रोते थक गए तो अपने आंसू साफ किए, खड़े हुए और डायरी उसी अलमारी में वापस रखी और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए और उनको बहुत प्यार भरी नजरों से देखते रहे और उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर राजीव के कमरे में गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार करते रहे और उनकी आंखों में गुस्से की अग्नि जल रही थी। उनका मन हुआ अभी जाकर बहू का गला दबा दो, किंतु उन्होंने अपने गुस्से की भावनाओं को ठंडा किया और सोचते रहे। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से ही सोए। सुबह उठे तो बोले, बेटा राहुल, आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कर बहू को लेकर कहीं घुमाना। राहुल और रिंकी को तो मौका चाहिए था। ये सुनते ही मानो उनकी दिवाली मन गई। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल पड़े। सियाराम जी अपनी पति के हाथ पर बहुत सारे पैसे रखकर बोले, रंजना, ये लो, तुम शॉपिंग कराओ, जो चाहिए दिल खोल कर ले आओ और अपनी सहेली शीला के घर भी हो आना। रंजना जी मना करती रही,
किंतु सिया राम जी ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। सबको घर के बाहर भेजकर राजीव को दूध में आधी गोली नींद की डालकर सुला दिया और बहुत कम समय में जल्दी कर घर में सीक्रेट कैमरे लगवा दिए। शाम को सब वापस आ गए और राजीव भी सोकर उठ जाता है। राहुल और रिंकी तो खाना बाहर ही खाकर आए थे। ससुर घर पर थे तो रिंकी बहुत अच्छे पेश आती है। सिया राम जी अपने राजीव और रंजना जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। वे तीनों भी खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सिया राम जी के जाते ही रिंकी अपने असली रूप में आ जाती है और सास और देवर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना शुरू कर देती है। सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड हो जाता है। रिंकी, रंजना जी और राजीव तीनों को ही इस बारे में कोई खबर ना थी। रिंकी इस बात से बेखबर उन पर अत्याचार करती रही और सब कुछ कैमरों में रिकॉर्ड होता रहा। अभी तक तो सिया राम जी ने सिर्फ अपनी पत्नी की डायरी पढ़ी थी तो उनके अंदर इतना गुस्सा था। जब सिया राम जी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो उनके गुस्से ने सारी सीमाएं पार कर दी। राहुल के व्यवहार से भी सिया राम जी परेशान आ रहे थे। अब बहू के अपनी पत्नी और बेटी पर अत्याचार भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था तो सिया राम जी उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को बोलते हैं ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास या देवर पर अत्याचार ना कर सके। सिया राम जी घर आ जाते हैं। कुछ समय बाद लेडीज पुलिस सिया राम जी के घर आती है और रिंकी को गिरफ्तार कर लेती है। रिंकी घबरा जाती है और कहती है, मैंने क्या किया है, क्या है ये सब, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सिया राम जी एलसीडी में रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें रिंकी अपनी सास और दिव्यांग देवर पर किए गए अत्याचार की वीडियो थी। उसे देखकर रिंकी के होश उड़ जाते हैं। रंजना जी और राजीव भी चौंक जाते हैं। राहुल को अपनी पत्नी के लिए दया आती है तो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी ये सब क्या है, आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हो। सिया राम जी राहुल के कान के नीचे खींच के मारते हैं तो राहुल नीचे जा गिरता है। तभी वहाँ सिया राम जी का वकील भी आ जाता है जिससे उन्हें पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। सिया राम जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का बदला खुद ले सकता था लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी इसलिए नहीं की कि मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होता। इसलिए इस घटिया औरत को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर समझा। नहीं तो इसने मेरी जान से ज्यादा प्यारी पत्नी बेटे के साथ किया है। मैं इसका गला भी दबा सकता था लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में कैमरे लगवा दिए। तेरी पत्नी रंजना और राजीव को जान से मारने की धमकी दे रही थी। अब इतनी धाराओं से बचने के लिए तुझे पैसा, समय और जीवन सब चाहिए। अब सरना पूरे जीवन जेल में। यह सुनकर रिंकी और राहुल रोने लगे। राहुल डरकर बोला, पिताजी अत्याचार तो रिंकी ने किया है, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल में भेजो, मुझे अपने साथ ही रखो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। रिंकी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, माफी मांगती रही किंतु उसे माफी नहीं मिली। सिया राम जी अपने वकील से अपनी वसीयत तैयार करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि जब तक मैं और मेरी पत्नी जीवित हैं तो राजीव हमारी जिम्मेदारी है, किंतु अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है तो हमारी जमीन का इकलौता वारिस राजीव होगा। सिया राम जी राहुल को माफ कर देते हैं क्योंकि राहुल को अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में वास्तव में ही कोई जानकारी नहीं थी, परंतु राहुल के नाम अपनी पुरानी कबाड़ी बाजारी की पुरानी वाली दुकान कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे बस की फैक्ट्री नहीं है, तू बस ये दुकान चलाओ। अगर तुझमें मेहनत लगन होगी तो तू खुद मेरी तरह एक फैक्ट्री खड़ी कर लेगा। सिया राम जी राजीव की शादी कर देते हैं और रंजना जी, राजीव और सिया राम जी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।